गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड। जो लोग भी उस लेक्चर को नहीं देखे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके पहले उस लेक्चर को कंप्लीट करें, ताकि आज का लेक्चर जो है रेक्टिफायर वो आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। तो पहला टॉपिक है हमारा क्रिस्टल डायोड रेक्टिफायर। तो उसके पहले हम समझेंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में जनरली हम लोग एसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ डीसी सप्लाई का हमें ज़रूरत हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो डीसी पर वर्क करता है। तो उसे डीसी पर वर्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसी को पहले डीसी में रेक्टिफाई करते हैं, मतलब एसी को डीसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन, और जिससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एसी को डीसी में उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। तो एसी और डीसी में सबसे पहले जिन्हें नहीं अंतर पता है वो समझ लें कि एसी जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, उसे हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मतलब ऐसा विद्युत धारा या ऐसा धारा जिसका समय के साथ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो, यानी कि उसका मान और दिशा दोनों समय के साथ चेंज हो, परिवर्तित हो, तो वैसे धारा को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब डीसी करंट। डीसी करंट वह होता है जिसका मान और दिशा समय के साथ क्या हो, नियत हो। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस टाइप के धारा को हम क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। ठीक है। तो एसी और डीसी में हमको अंतर समझ में आ गया, और एसी से डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और जिस इक्विपमेंट से या जिससे हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, there are many applications, example electronic circuits where DC supply is needed. When such a DC supply is required, the main AC supply is rectified by using crystal diode. तो crystal diode यूज करके हम लोग क्या करते हैं, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। अब जो रेक्टिफायर है वो मेरा दो प्रकार का है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक है फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए समझते हैं कि हाफ वेव और फुल वेव क्या है। In half wave rectification, the rectifier conducts current only during positive half cycle of inputs AC supply. The negative half cycle of AC supply are suppressed. इसका मतलब ये है कि जैसे ये इस फिगर से हम लोग समझेंगे, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो आपका सिंबल है ये आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ट्रांसफार्मर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एसी में हमारा जो वोल्टेज है वो अराउंड 240 वोल्ट के लगभग रहता है, और जो हमारा डायोड है उसका एवरेज वैल्यू जो रहता है वोल्टेज का वो 12 वोल्ट पे ये वर्क करता है। तो इसे स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए हैं जो कि क्या कर रहा है, एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज को वो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है लो एसी वोल्टेज में। तो यहाँ ये इस प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड में हम एसी सप्लाई दिए हुए हैं, और सेकेंडरी साइड में हम इस वोल्टेज को, प्राइमरी वोल्टेज को हम लोग सेकेंडरी साइड में वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं। मतलब कि जितना मेरे को आवश्यकता है उस हिसाब से, मतलब जितने वोल्टेज का हमारा डायोड का जो रेटिंग है, वोल्टेज का डायोड का जो रेटिंग है उस हिसाब से हम वोल्टेज को हम स्टेप डाउन कर दे रहे हैं, मतलब वोल्टेज को कम कर दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है इनपुट वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर भी इन वोल्टेज आ रहा है। ठीक है। इनपुट वोल्टेज जो आ रहा है भी इन हमसे डिनोट किए हैं हम। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज आ रहा है वो किस टाइप का है, ऑल्टरनेटिंग टाइप का है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी वोल्टेज को ही ट्रांसफॉर्म करता है, डीसी पे वो नहीं काम करता है। ठीक है। तो एसी वोल्टेज को वो जब ट्रांसफॉर्म किया तो जो हमारा आउटपुट आएगा सेकेंडरी साइड में, जो इस डायोड के लिए इनपुट है वो किस टाइप का आएगा, एसी टाइप का आएगा, मतलब प्रत्यावर्ती टाइप का आएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि आधे साइकिल में ये क्या रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है सपोज VM है मैक्सिमम वोल्टेज, और नीचे में क्या है, -VM है।
ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है, प्लस बी एम है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, वोल्टेज का पोलरिटी चेंज हो जा रहा है, माइनस बी एम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इस डायोड पार्ट के लिए। ठीक है, डायोड पार्ट के लिए क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तो दो पार्ट में हम अब इसे समझेंगे। पहला पार्ट है कि जब तक मेरा वोल्टेज जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो क्या हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है क्या है, प्लस बी एम है, प्लस वी एम है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि प्लस वी एम है, दैट मीन्स कि जो इनपुट वोल्टेज है वो मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल में कोई एक टर्मिनल मेरा क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। ए और बी में यहाँ दो आपका टर्मिनल है, ए और बी। तो सपोज कि ए मेरा पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है और बी मेरा नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है इन पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, तो ए जब पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू बी, और बी नेगेटिव है ए टर्मिनल के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, डायोड जो है, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं वो लेक्चर, तो वो लोग जा करके पहले देख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये डायोड का इस साइड का जो है वो पी टाइप है, और इस टर्मिनल का जो है वो एन टाइप है। ठीक है, वो आपका एन टाइप है। तो ये क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो डायोड के पी साइड से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि ये जो डायोड है वो मेरा क्या है, फॉरवर्ड बायस है। और फॉरवर्ड बायस में डायोड एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगता है, शॉर्ट स्विच की तरह बोल सकते हैं, शॉर्ट स्विच की तरह काम करने लगता है। ठीक है, मतलब एक क्लोज स्विच की तरह काम करने लगता है। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है कि ये सर्किट जो है ये मेरा क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, ये जो डायोड है आपका ये पूरे तरीके से पाथ को क्लोज कर दे रहा है, और ये जो डायोड है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करने लग रहा है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस, बिकॉज ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो जा रहा है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये क्या करने लग रहा है, कंडक्ट करने लग रहा है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा कि करंट आसानी से फ्लो करने लगेगा, क्योंकि डायोड जो है वो मेरा फॉरवर्ड बायस है। तो जब करंट इसमें फ्लो करने लगेगा, ये करंट आई फ्लो करने लगेगा, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, ये मेरा लोड है जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, आउटपुट हम ले रहे हैं, तो इस लोड के क्रॉस क्या आएगा, वोल्टेज आएगा, वोल्टेज अपीयर होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब कि इस लोड के क्रॉस या आर रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, मेरा कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज आएगा। तो देखिए हम लोग ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे आपका भी आउट है, आउटपुट वोल्टेज। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। जितना आपका इनपुट वोल्टेज है उतना ही सेम टू सेम वोल्टेज वो आपका आरोपित हो जा रहा है आपके आउटपुट लोड वोल्टेज, लोड रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए कि वोल्टेज का पोलरिटी चेंज हो जा रहा है। मतलब जो पहले ए जो था, ए टर्मिनल जो था वो पॉजिटिव था, अब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो गया, और बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ए जो है वो क्या हो जाएगा, बी के कंपैरिजन में नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये ट्रांसफॉर्म होकर के यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है डायोड के लिए। तो यहाँ पे डायोड क्या है, पॉजिटिव जो है वो सोर्स के इस ट्रांसफार्मर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। डैट मीन्स कि ये डायोड क्या हो गया, एक रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है। रिवर्स बायस में क्या, किस तरीके से वो काम करेगा, एक ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा। मतलब ये ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा, यानी कि ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा डायोड, मतलब कि वो ओपन पाथ हो जाने के कारण अब करंट को फ्लो नहीं होने देगा अपने से, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए हमेशा क्या चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव हाफ साइकिल में ये करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। जब ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा तो क्या होगा कि करंट तो अब जा नहीं पाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, वोल्टेज यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, आउटपुट वोल्टेज मेरा कुछ नहीं आएगा रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो जब करंट ही मेरा जीरो है तो वोल्टेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि वोल्टेज मेरा आउटपुट वोल्टेज कुछ आएगा ही नहीं, इस लोड के क्रॉस कोई मेरा वोल्टेज ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ में भी हम लोग देखेंगे, ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है आपका रिवर्स बायस के टाइम का है। तब मेरा क्या है, वोल्टेज क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। करंट में भी हम लोग सेम देखेंगे कि रिवर्स बायस में क्या आ रहा है,
करंट मेरा 0 आ रहा है, और फॉरवर्ड बायस में क्या आ रहा है, करंट मेरा आउटपुट करंट मेरा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझें कि किस तरीके से डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन कर रहा है, मतलब एक क्लोज स्विच की तरह कार्य कर रहा है, और अपने थ्रू वो करंट को फ्लो होने दे रहा है, जिस कारण हमको आउटपुट में एक आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन जब जैसे ही हमारा इनपुट वोल्टेज जो है भी इन जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हो जा रहा है, रिवर्स बायस हो जा रहा है। और रिवर्स बायस में एक डायोड ओपन स्विच की तरह कार्य करता है, और ओपन स्विच की तरह कार्य करने के कारण क्या हो रहा है कि उससे करंट कंडक्शन नहीं हो रहा है, और आउटपुट में मेरा वोल्टेज 0 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो आउटपुट मेरा आ रहा है, जो इनपुट हम दे रहे हैं ऑल्टरनेटिंग बिहेवियर का है, और आउटपुट जो आ रहा है वो पल्सेटिंग डीसी बिहेवियर का है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट जो है वोल्टेज का वो तो हट गया, ठीक है, वो हट गया, लेकिन हमें जो पार्ट मिल रहा है वो डीसी मिल रहा है, मतलब कि एक ही मैग्नीट्यूड है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में, लेकिन किस टाइप का ये डीसी है, पल्सेटिंग है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अभी भी चेंज हो रहा है, पल्सेट कर रहा है, पल्स की तरह एकदम वो चेंज होते रह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट कहेंगे। और ये हमारा इनपुट क्या था, ऑल्टरनेटिंग इनपुट था। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ गए इस पार्ट को। अब चलते हैं इफ़िशियंसी क्या है। इफ़िशियंसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं दक्षता, मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसकी दक्षता क्या है, मतलब उसका इफ़िशियंसी क्या है, उससे मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इफ़िशियंसी का डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ डीसी पावर आउटपुट टू अप्लाइड इनपुट एसी पावर इज़ नोन एज रेक्टिफायर इफ़िशियंसी। मतलब मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट बाय इनपुट होता है इफ़िशियंसी का मतलब। इफ़िशियंसी हो गया आपका आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, डीसी पावर आउटपुट आ रहा है, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, यहाँ देखिए आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, डीसी आ रहा है, और इनपुट क्या दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं। तो रेक्टिफिकेशन ही इफ़िशियंसी जो होगा आपका, इफ़िशियंसी जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ डीसी पावर आउटपुट टू इनपुट एसी पावर आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पावर किस तरीके से निकालेंगे। जो डीसी करंट होता है वो होता है मैक्सिमम करंट बाय पाई होता है, ये एक डेरिवेशन से निकालते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपका डीसी करंट जो होता है वो होता है मैक्सिमम करंट बाय पाई। एक्चुअली क्या होता है कि डीसी आउटपुट में हम लोग जहाँ डीसी आउटपुट हो वहाँ पे हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं। ठीक है, और जहाँ एसी की बात आती है वहाँ पे हम लोग आरएमएस वैल्यू लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, और डीसी में हम लोग लेते हैं एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग करंट का हम लोग एवरेज वैल्यू लिए हैं क्योंकि हम लोग डीसी की तरफ देख रहे हैं। तो डीसी में क्या होगा, चूँकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आई बाई पाई। एक ये डेरिवेशन करके इंटीग्रेट करके हम लोग निकालते हैं एवरेज वैल्यू, एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो वो आता है आपका बाई पाई। ठीक है, तो डीसी आउटपुट जो है वो किसके क्रॉस आ रहा है, रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस की ओर आ रहा है। सपोज कि ये आपका सर्किट है, तो जिधर हम आउटपुट ले रहे हैं उसके रेजिस्टेंस को हम आरएल ले लिए हैं, और कुछ ना कुछ डायोड का भी रेजिस्टेंस होगा, इसको हम आरएफ से डिनोट किए हुए हैं नीचे में। ठीक है, तो डायोड के रेजिस्टेंस को आरएफ ले रहे हैं और यहाँ पे लोड के रेजिस्टेंस को हम आरएल ले रहे हैं। तो आउटपुट जो हम डीसी ले रहे हैं वो कहाँ पे हम लोग आ रहा है, डीसी आउटपुट वो आरएल के क्रॉस आ रहा है। ठीक है, तो जब डीसी पावर हम लोग लेंगे तो किसके क्रॉस लेंगे, आरएल के क्रॉस लेंगे। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर डीसी इंटू क्या हो जाएगा, आरएल हो जाएगा। आरएल के क्रॉस हम लोग आउटपुट पावर लेंगे डीसी का। ठीक है, तो अब एवरेज वैल्यू हम लोग लेते हैं करंट का डीसी में, और एवरेज वैल्यू जो होता है करंट का डीसी में क्या होता है, आई बाई पाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए हैं आई बाई पाई का होल स्क्वायर इंटू आरएल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एसी के पावर को हम लोग निकाल रहे हैं। तो एसी में हम क्या बताए थे, एसी में हमेशा आरएमएस वैल्यू लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग जहाँ भी आ गया तो वहाँ पे हम लोग आरएमएस वैल्यू लेते हैं। तो आई आरएमएस स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आरएफ प्लस आरएल क्यों यहाँ पे लिए। अब देखिए यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है, या हाँ, ये जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है इस डायोड सर्किट के लिए, तो वो पूरा ये डायोड सर्किट के लिए इनपुट वोल्टेज आ रहा है।
तो ये इनपुट वोल्टेज जो सप्लाई हो रहा है वो डायोड सर्किट के पूरे रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा है। तो डायोड सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये आपका ये आपका स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर से हम लोग डिनोट किए हैं। ये स्मॉल आर एफ और ये क्या है, आर एल है, और दोनों क्या है, आपस में सीरीज़ में है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस सर्किट का, जहाँ पे आपका ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो इनपुट की ओर जा रहा है, इनपुट सप्लाई हो रहा है, इनपुट वोल्टेज जो है सप्लाई हो रहा है, तो उसके क्रॉस क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों सीरीज़ में हो जाएगा। सीरीज़ में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर एफ प्लस आर एल, ठीक है। यहाँ से हमको समझ में आया जो इनपुट वोल्टेज है वो पूरे डायोड सर्किट की ओर सप्लाई हो रहा है। डायोड में क्या है, डायोड रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, और दोनों रेजिस्टेंस क्या है, आपस में सीरीज में है, इसलिए दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे AC पावर इक्वल टू क्या है आपका, IRMS स्क्वायर इंटू RF प्लस RL, ठीक है, वेयर RF इज द डायोड रेजिस्टेंस, ऊपर भी हम बताएं। हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर वेव, हाँ यहाँ पे हम लोग इफिशियंसी निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए इफिशियंसी इक्वल टू DC आउटपुट पावर बाई AC इनपुट पावर। अब DC आउटपुट पावर क्या है, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला से निकाले, ये फॉर्मूला था हम लोग का DC आउटपुट पावर का, और ये है आपका AC आउटपुट पावर का। जब हम लोग इसको डिराइव करेंगे तो 0.406 बाई 1 प्लस RF बाई RL आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे है आपका 1 प्लस RF बाई RL है इस पार्ट में। अब यहाँ पे देखेंगे द इफिशियंसी विल बी मैक्सिमम इफ़ RF इज़ नेग्लिजिबल। जब यहाँ पे क्या है, रेशियो है RF बाई RL है, तो जब ये वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा तो इस वैल्यू का पूरा मान क्या हो जाएगा, RF बाई RL का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी जो ये हम लोग जो 0.406 बाई 1 प्लस RF बाई RL है, तो ये पार्ट RF बाई RL क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। जब ये मेरा डायोड का जो आपका रेजिस्टेंस है जब वो नेग्लिजिबल हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0.406 बाई 1 हो जाएगा। यानी कि आपका जो आएगा वैल्यू वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.406। क्यों, क्योंकि RF जो है आपका वो नेग्लिजिबल हो जा रहा है, उसके नेग्लिजिबल होने के कारण ये पूरा पार्ट इग्नोर हो जा रहा है, ठीक है। कोई भी मिनिमम वैल्यू बाई मैक्सिमम वैल्यू भी कर दे, RL क्या होगा, कुछ तो उसका हाई वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का। तो जब मिनिमम वैल्यू बाई मिनिमम रेजिस्टेंस बाई हाई रेजिस्टेंस कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स 0 की कुछ आ जाएगा। तो 0 के लगभग आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 0 हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए हैं, RF बाई RL को नेग्लेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से हमको क्या आ रहा है, वैल्यू 0.406 आ रहा है। और जब हम इसको इफ़िशियंसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो परसेंटेज में आएगा तो कितना आ रहा है आपका, 40.6% आ रहा है। मैक्सिमम रेक्टिफायर इफिशियंसी जो है हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना आ रहा है, 40.6% आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ओनली 40.6% ऑफ द इनपुट AC पावर इज़ कन्वर्टेड टू इनपुट DC पावर। मतलब जो हम लोग AC पावर जो आपका इनपुट दे रहे हैं रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर के सर्किट में, तो आउटपुट में मेरा कितना आ रहा है, उस AC का मात्र 40.6% ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मतलब बाकी का क्या है मेरा, वो आउटपुट मेरे को नहीं मिल रहा है। तो सोचिए कितना इसका इफ़िशियंसी कम है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द करंट फ्लोज थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन फॉर बोथ हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए मेरा क्या होता है कि कुछ ना कुछ आउटपुट मेरे रेजिस्टेंस में आता ही है, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या, मतलब कि आपका रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस जो है उसके क्रॉस आपका लोड वोल्टेज आता ही आता है दोनों साइकिल के लिए, या तो पॉजिटिव हो या तो आपका नेगेटिव हो। तो आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो दो प्रकार का होता है, एक सेंट्रल टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहले में हम लोग चलते हैं सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर क्या है। तो यहाँ सेंटर टाइप से हमको समझ में आ रहा है कि सेंटर में कुछ टैपिंग है,
ठीक है। तो ये क्या है आपका एसी सप्लाई हम लोग दिए हैं एक ट्रांसफार्मर की ओर, फिर ट्रांसफार्मर से हम लोग वोल्टेज ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं जितना भी हमको वोल्टेज ज़रूरत होगा डायोड के क्रॉस, ठीक है, डायोड सर्किट के लिए। और बीच से हम लोग क्या किए हैं कि एक टैपिंग लिए हैं, यहाँ से देख रहे हैं बीच से एक टैपिंग है और यहाँ से लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है ना, यहाँ से लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो इनपुट का नहीं है फिगर, समझेंगे हम लोग। इनपुट वोल्टेज क्या है मेरा, इस तरीके से है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि ए जो है, ए टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव हो गया और बी क्या है आपका नेगेटिव हो गया। ए जो है आपका बी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो गया। तो जब ए पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, D1 जो डायोड है, D1 जो होगा वो क्या होगा, कंडक्ट करने लगेगा। क्यों कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल और इस साइड है आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव सेम पोलैरिटी कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा डायोड D1, ठीक है, डायोड D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, नेगेटिव है और ये डायोड D2 जो है ये नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। मतलब डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल ट्रांसफार्मर का जो साइड है, सोर्स साइड है, उसके वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब अपोजिट पोलैरिटी है। अपोजिट पोलैरिटी के कारण क्या हो जाएगा, डायोड D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, डायोड कंडक्ट नहीं करता है और फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, डायोड कंडक्ट करेगा। मतलब डायोड एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में क्या करेगा, डायोड जो है वो ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा। तो इस हिसाब से हम क्या देखेंगे कि डायोड D1 जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा लेकिन डायोड D2 नहीं करेगा। तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा, ए से होते हुए ओ की तरफ आएगा और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, मेरा भी आउट आएगा, ठीक है। तो वोल्टेज जो आएगा वो मेरा क्या आया, फर्स्ट में D1 के कारण आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए यहाँ पे D1 के कारण आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। अब जब मेरा क्या है, इनपुट वोल्टेज जो है वो ऑल्टरनेटिंग बिहेवियर का है, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में अब हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि बी अब जो है बी टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब D1 जो है, D1 जो डायोड है उसका पॉजिटिव साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। और D2 डायोड में देखेंगे हम लोग, D2 डायोड में देखेंगे, D2 डायोड जो है वो ये क्या था, नेगेटिव, और ये क्या था, प्लस था, सॉरी ये प्लस था। नेगेटिव हाफ साइकिल में बी जो था वो आपका पॉजिटिव हो जा रहा है और ए जो है आपका नेगेटिव हो जा रहा है, ए टर्मिनल, ठीक है। तो डायोड D2 क्या हो जा रहा है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है और सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। डैट मीन कि ये क्या हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और D1 क्या है, रिवर्स बायस हो जा रहा है। रिवर्स बायस क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हम क्या देख रहे हैं कि D2 कंडक्ट कर रहा है लेकिन D1 आपका कंडक्ट नहीं कर रहा है, D1 आपका कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे वेव फॉर्म में, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट कर रहा है तो D1 के कारण आउटपुट आ रहा है क्रॉस RL, और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट कर रहा है तो D2 के कारण आ रहा है आपका आउटपुट भी आउटपुट, ठीक है। D2 में एक चीज़ और एक्सप्लेन हम करना भूल गए, D2 में सपोज़ कि ये D1 कंडक्ट नहीं कर रहा है और D2 कंडक्ट कर रहा है, तब भी देखिए कि यहाँ पे लोड को क्लोज पाथ मिल रहा है, करंट किधर से फ्लो करेगा, इस तरीके से फ्लो करेगा और सेम पोलैरिटी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट कर रहा है जिसके कारण यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट कर रहा है जिसके कारण आपको आउटपुट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या है डिसएडवांटेज इसका, कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द सेंटर टैप ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग पे ये सेंटर टाइप फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। आउटपुट इज़ स्मॉल एज ईच डायोड यूटिलाइज ओनली 1/2 ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी ओनली, ठीक है। तो आउटपुट काफ़ी स्मॉल हो जाता है एज ईच डायोड यूटिलाइज ओनली 1/2 ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी ओनली, मतलब कि एक डायोड जो है केवल एक ही हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट कर रहा है, इस कारण जो मेरा आपका जो आउटपुट है वो काफ़ी छोटा हो जाता है।
ठीक है। तो अब दूसरे टाइप के फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको सेंटर टैपिंग का ज़रूरत नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायोड, 4 तरीके के डायोड का इस्तेमाल करके एक ब्रिज बना देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। यहाँ देखिए फिगर से समझेंगे हम लोग। यहाँ देखिए ये क्या है, आपका एसी सप्लाई है। ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को हम लोग स्टेप डाउन कर रहे हैं। अक्रॉस आपका PQ टर्मिनल आपका वोल्टेज आ रहा है, इनपुट वोल्टेज आ रहा है। ये आपका पूरा डायोड का सर्किट है, मतलब रेक्टिफायर का सर्किट है। ठीक है, और रेक्टिफायर देखिए यहाँ पे क्या बनाए हैं हम लोग कि 4 डायोड को हम लोग एक ब्रिज की तरह जोड़ दिए हैं। ठीक है, D1 D2 D3 D4। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि एक ही टर्मिनल आपका A है और एक टर्मिनल आपका B है। B से हम लोग लोड को जोड़ दिए हैं, जहाँ से हम लोग को आउटपुट लेना है। ठीक है, लोड किसको कहते हैं, जहाँ से हम लोग आउटपुट को लेना है, जो कंज्यूम करेगा हमारा, जो कन्वर्ट हो जा रहा है DC वोल्टेज जो है या DC पावर जो कन्वर्ट हो जा रहा है, जो उसको कंज्यूम करेगा, उसको हम लोग लोड कह रहे हैं। ठीक है, तो लोड आपका कनेक्ट कर दिए हैं B साइड की ओर। तो अब देखिए B साइड की ओर कनेक्ट करके हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे ग्राउंड कर दिए और A को भी हम लोग ग्राउंड कर दिए। मतलब A और B दोनों एक ही पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस को हम ये बीच में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि दोनों को सेपरेट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेम 0 पोटेंशियल है और ये भी हम लोग 0 पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिए। मतलब कि ये दोनों को हम लोग कनेक्ट भी कर सकते थे इस तरीके से, लेकिन हम लोग क्या किए, सेपरेट कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब जो वोल्टेज आ रहा है आपका ट्रांसफॉर्म हो करके, वो किस टाइप का है, ऑल्टरनेटिंग बिहेवियर का है। मतलब पॉजिटिव है और नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, इस तरीके से है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसका पहले हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है कि P आपका पॉजिटिव हो जा रहा है और Q जो है आपका नेगेटिव हो जा रहा है। मतलब इस साइड, इस टर्मिनल आपका वो क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है, P टर्मिनल एज कम्पेयर टू Q। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन सा डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस होगा, चेक करेंगे, और कौन कौन सा डायोड मेरा रिवर्स बायस होगा। तो चूंकि ये पॉजिटिव है और ये डायोड जो है इस साइड इसका P टाइप है और इस साइड इसका N टाइप है, मतलब अपर में, तो पॉजिटिव P से जब कनेक्टेड रहेगा, मतलब पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा, तो वो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। मतलब D1 क्या हो जाएगा, मेरा फॉरवर्ड बायस, और D4 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। मतलब D1 आपका कंडक्ट करेगा। यहाँ से ये चेक कर लिया। ठीक है, अब नीचे में देखेंगे ये क्या है, आपका नेगेटिव है। नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव से कौन डायोड है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो D2 का देखेंगे, इधर क्या है, N टाइप है, और D3 सॉरी इधर क्या है, D2 का P टाइप, P साइड है, देखिए इधर। और D3 का क्या है, यहाँ पे N साइड कनेक्टेड है इस नेगेटिव टर्मिनल से। तो नेगेटिव नेगेटिव जहाँ कनेक्टेड होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, और अपोजिट पोलरिटी जहाँ कनेक्टेड होगा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जहाँ कनेक्टेड होगा, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। मतलब D2 क्या होगा, आपका कंडक्ट नहीं करेगा, और D3 जो है वो आपका कंडक्ट करेगा, क्योंकि D3 फॉरवर्ड बायस हो जा रहा है और D2 क्या है, रिवर्स बायस हो जा रहा है। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम क्या देख रहे हैं कि D1 और D3 ये दोनों आपका क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसमें कंडक्शन होगा। इस सर्किट में देखेंगे D1 और D3 मेरा जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क कर रहा है। तो करंट क्या होगा कि अब देखिए इसको पूरा क्लोज पाथ मिल गया। यहाँ से देखिए करंट फ्लो होगा, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है D1 होते हुए और फिर A तक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक क्लोज पाथ मिल जा रहा है। ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, मतलब एक स्विच जो है ये क्या हो गया, क्लोज हो गया D3 का। उसी तरीके से D1 भी क्या हो गया, स्विच जो है वो आपका एक क्लोज हो गया फॉरवर्ड वाइसिंग के कारण। तो करंट क्या है, इस तरीके से आपका फ्लो कर पा रहा है, यानी क्लोज पाथ मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे कि इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में किसके कारण आपका आउटपुट आ रहा है, तो D1 और D3 के कारण आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे, जो आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो जब नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब पोलरिटी चेंज हो रहा है। मतलब P साइड जो है पहले पॉजिटिव था तो अब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और Q साइड जो था पहले
आपका नेगेटिव था तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखेंगे नेगेटिव से कौन सा डायोड का नेगेटिव पार्ट जुड़ा हुआ है, वो आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। पॉजिटिव से जिस डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है वो आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इधर देखेंगे D1 और D4 में चेक करेंगे कि कौन फॉरवर्ड है और कौन रिवर्स है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है अभी टर्मिनल, पी टर्मिनल जो आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव टर्मिनल से आपका जुड़ा हुआ है D4 देखिए यहाँ पे नेगेटिव है इसका टर्मिनल, और ये नीचे वाला साइड आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। D1 का देखेंगे तो ऊपर में पॉजिटिव है और नीचे में नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव जो जुड़ा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव जहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव जो जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ा हुआ वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या समझ रहे हैं कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल हो रहा है तो मेरा कौन सा डायोड अब कंडक्ट करेगा, D4 कंडक्ट करेगा। अब नीचे में देखेंगे, नीचे में देखिए ये क्या है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से देखिए D2 का पॉजिटिव टर्मिनल आपका कनेक्टेड है, ठीक है, और D4 का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, D4 नहीं सॉरी D3 का आपका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। नीचे में आपका नेगेटिव है, ऊपर में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलेगा तो क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि दो डायोड जो है D4 और D2, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस हो जा रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड बायस हो जा रहा है, और D1 और D3 जो है आपका वो क्या हो जा रहा है, आपका रिवर्स बायस हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग सर्किट समझेंगे कि किस तरीके से करंट फ्लो होगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से D4 और D2 क्या हो जा रहा है, फॉरवर्ड बायस हो जा रहा है, तो स्विच क्या हो जा रहा है, आपका क्लोज हो रहा है, और करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा, है ना। तो देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारा जो है AC इनपुट जो है वो DC आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो AC का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके लिए D1 D3 डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है, और आउटपुट आपका वोल्टेज भी आउट आ रहा है। और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 D4 कंडक्ट कर रहा है और आउटपुट दे रहा है अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। और फिर आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 D3 कंडक्ट करेगा और फिर वो आपका आउटपुट देगा अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ये सर्किल कंटिन्यू होते जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है कि आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो अल्टरनेटिंग टाइप का है, ठीक है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज किस टाइप का आ रहा है, आपका DC टाइप का आ रहा है। प्योर DC तो नहीं है, पल्सेटिंग है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है थोड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल जो पहले था आपका AC में वो अब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर में AC जो है DC में कन्वर्ट हुआ। फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो टाइप हम लोग पढ़े, एक सेंटर टाइप पढ़े और एक आपका फुल ब्रिज रेक्टिफायर पढ़े। तो दो टाइप का हम लोग रेक्टिफिकेशन पढ़े फुल वेव में, और एक टाइप का रेक्टिफिकेशन हम लोग पढ़े हाफ वेव में। अब इसका हम लोग इफ़िशियंसी देखेंगे कि इफ़िशियंसी क्या होता है। तो हम क्या बताए थे कि DC में हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं, और AC में हमेशा RMS वैल्यू लेते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में DC करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 2Im/π, ठीक है, और आपका RMS करंट जो होता है वो हो जाता है Im/√2, ठीक है, जिसका वैल्यू हो जाएगा 0.07 मैक्सिमम करंट। Im जो है वो आपका है मैक्सिमम करंट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे DC पावर बाई AC पावर आपका इफ़िशियंसी होता है। DC पावर क्या हो जाएगा, I² DC, मतलब आपका एवरेज वैल्यू DC का I² DC इंटू RL डिवाइडेड बाई I/RMS² इंटू RF प्लस RL। इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि DC जो है वो किसके क्रॉस आ रहा है, DC आउटपुट जो है किसके क्रॉस आ रहा है, केवल लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, इसलिए यहाँ पे क्या लिए हैं, केवल RL लिए हैं। लेकिन RMS वैल्यू जो है आपका यानी AC सप्लाई जो दे रहे हैं वो दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस दे रहे हैं, मतलब लोड रेजिस्टेंस और डायोड रेजिस्टेंस। इस वजह से हम लोग दोनों जो रेजिस्टेंस है उसका हम लोग क्या कर लिए, सीरीज़ में चूँकि कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया RF प्लस RL।
तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 0.812 आ रहा है, 0.812 बाई 1 प्लस RF/RL। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है। जब RF काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा, मतलब बहुत स्मॉल होगा, तो RF/RL का रेशियो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस RF/RL जो है, जब ये काफ़ी छोटा हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब ऊपर में क्या है आपका 0.812 बाई बस 1 आ जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0.812। ठीक है, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी जो है वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इफ़िशियंसी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 81.2। और हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना इफ़िशियंसी देखे थे, आप देखिए यहाँ पे इफ़िशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर में 40.6 है। ठीक है, 40.6 है। और फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग इफ़िशियंसी क्या देख रहे हैं, आपका 81.2 है। मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में जो आपका इफ़िशियंसी है वो पूरा दुगुना हो जा रहा है। ठीक है, और इफ़िशियंसी का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो हम लोग इनपुट AC दिए हैं उससे हमको आउटपुट कितना मिल रहा है DC में। तो जो इनपुट हम लोग AC दिए हैं, AC पावर जो हम लोग इनपुट दिए हैं उसका 81.2% भाग जो है हमको आउटपुट में मिल जा रहा है। मतलब सोचिए कितना ज़्यादा पार्ट जो है इनपुट का हमको आउटपुट में मिल रहा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। तो इसलिए सबसे बेस्ट रेक्टिफिकेशन जो होता है इफ़िशियंसी के बेसिस पे, वो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है। क्योंकि अल्टीमेट हमको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, और आउटपुट हमको सबसे ज़्यादा किस में मिल रहा है, आपको फुल वेव रेक्टिफायर में मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग रिपल फैक्टर समझेंगे। रिपल फैक्टर क्या है, तो रिपल फैक्टर होता है द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू DC कंपोनेंट इन रेक्टिफायर इज नोन एज रिपल फैक्टर। मतलब AC कंपोनेंट का DC कंपोनेंट के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, रिपल फैक्टर। ठीक है, आउटपुट में इनपुट में मेरा क्या है, AC कंपोनेंट है, और AC वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं, और आउटपुट में हम लोग क्या ले रहे हैं, DC ले रहे हैं। लेकिन जो आउटपुट आ रहा है हमारा उसमें कुछ ना कुछ पार्ट पल्सेटिंग बिहेवियर का है, मतलब AC बिहेवियर का भी है। जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो प्योर DC भी नहीं आ पा रहा है। ठीक है, पल्सेटिंग बिहेवियर रह रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो है वो AC का भी रह रहा है। तो रिपल फैक्टर से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो मेरा आउटपुट आया है, ठीक है, जो मेरा आउटपुट आया है पल्सेटिंग DC जो आया है उसमें कितना कंपोनेंट AC का भी है ना, उसमें कितना कंपोनेंट AC का भी है। तो मतलब इससे हम लोग पता करते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो कितना अच्छा है। ठीक है, जितना कम पल्सेटिंग रहेगा उतना अच्छा मेरा आउटपुट है। अल्टीमेट हमको क्या चाहिए रेक्टिफायर से, DC आउटपुट चाहिए। तो DC प्योर DC जितना रहेगा उतना अच्छा मेरे लिए आउटपुट है। तो रेक्टिफिकेशन हमारा क्वालिटी ऑफ रेक्टिफिकेशन बताता है। ठीक है, तो ये जस्ट एक आपका AC कंपोनेंट बाई DC कंपोनेंट का एक रेशियो है। देखिए, अब देखिए IRMS इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला इक्वल टू IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर। ठीक है, तो IAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या है रिपल फैक्टर AC कंपोनेंट बाई DC कंपोनेंट। ठीक है, तो AC कंपोनेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AC कंपोनेंट इक्वल टू क्या निकाले हैं, √IRMS स्क्वायर, मतलब RMS करंट स्क्वायर माइनस DC करंट स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ वही इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं। तो पुट करने के बाद हम लोग को रिपल फैक्टर का ये एक इक्वेशन आ रहा है, √RMS स्क्वायर बाई DC करंट का आपका स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब हम लोग रिपल फैक्टर निकाल रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। तो हाफ वेव में क्या होता है, RMS करंट जो होता है IM मैक्सिमम करंट बाई 2 होता है। IM जो है वो डिनोट करता है मैक्सिमम करंट को, और एवरेज करंट क्या है आपका, मैक्सिमम करंट बाई पाई है। तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा जो रिपल फैक्टर है वो कितना आ रहा है, 1.21 आ रहा है। ठीक है, तो हाफ वेव का रिपल फैक्टर जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो होता है 1.21। ये बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में पूछता है, तो इस वैल्यू को हम लोग याद करेंगे, इस डेटा को। ठीक है, अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में देखेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में RMS करंट जो होता है IM/√2 होता है, और DC करंट जो होता है 2IM/पाई होता है। जब इसे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो देखेंगे कि वैल्यू जो आ रहा है मेरा वो 0.48 आ रहा है। ठीक है, तो 0.48 आ रहा है। तो इससे हमको समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, रिपल फैक्टर इक्वल टू क्या है आपका,
यहाँ पे रिपल फैक्टर में क्या बताया गया है कि AC कंपोनेंट बाय DC कंपोनेंट, मतलब जितना आपका ये रेशियो कम आएगा, जितना आपका रेशियो ये कम आएगा, इसका मतलब क्या हमको समझ में आ रहा है कि वो रेक्टिफिकेशन जो है वो उतना ही मेरा मतलब कि अच्छा है। ठीक है, IAC बाई IDC यहाँ देखेंगे। It is clear that DC component exceeds the AC component in the output of full wave rectification. This results in lesser pulsation in output of full wave rectifier as compared to half wave rectification. Therefore, full wave rectification invariably used for फुल कन्वर्जन रेक्टिफिकेशन। मतलब क्या आ रहा है मेरा कि रिपल फैक्टर जो है आपका वो फुल वेव रेक्टिफायर का 0.48 आ रहा है और आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21 आ रहा है। ठीक है, 1.21 आ रहा है। मतलब आपका रिपल फैक्टर जितना ही कम होगा उतना ही अच्छा आपका आउटपुट में डीसी कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या है मेरा AC बाई DC है, AC बाई DC कंपोनेंट है। तो ये कम कब आ सकता है, जब आपका DC कंपोनेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, DC कंपोनेंट जितना ज़्यादा होगा उतना इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और हमको आउटपुट में क्या चाहिए, DC कंपोनेंट ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू AC कंपोनेंट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में 0.48 आ रहा है रिपल फैक्टर, दैट मीन्स कि इसमें बहुत कम है हमारा एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा रेक्टिफिकेशन है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन है या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, कौन मेरा बेहतर है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है हमारा कि हमारा रिपल फैक्टर जो है वो कम है आपका फुल वेव रेक्टिफायर में। इस कारण फुल वेव रेक्टिफायर का हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। दो कारण हो गया आपका, एक तो मेरा इसमें डीसी पल्सेशन पल्सेटिंग डीसी जो कंपोनेंट है वो काफ़ी कम रहता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर में, और इसका इफ़िशियंसी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।